हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। तो कैसे आप सभी लोग मेरे प्यारे छात्रों, आज की क्लास एकदम मस्त होने वाला है। ठीक है, 12th क्लास बायोलॉजी लेके आ गए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जरूर है कि आपका 4 से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो के अंत तक रहेंगे। ठीक है, बीच में छोड़ के कोई भी नहीं जाइएगा। ठीक है, जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक। और वीडियो यदि पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, कि 12th क्लास बायोलॉजी विस्ट मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। यदि आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9798519639, इस नंबर पे। ठीक है, और PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीवों में विलुप्तता के 2 कारण बताइए। वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण बताइए। जो वन्य में जीव रहते थे ना, वो लोग विलुप्त हो गए, उसके कारण बताइए क्यों हुआ है विलुप्त। तो देखिए समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। कहा था मानव जनसंख्या में वृद्धि। सबसे पहला जो है मानव जनसंख्या में क्या हुआ, वो वृद्धि हुआ। मानव द्वारा आवास, जहां पर हम लोग रहते हैं, कृषि, जहां खेती करते हैं, भोजन आदि के लिए वन्य जीव के प्राकृतिक आवास को नष्ट करना। देखिए जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं उन चीजों को मानव ही नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो वन्य जीव जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है बाबू, विलुप्त तो होते जा रहा है। समझ रहे हो ना, समझ में आया आप सभी को। जैसे देखिए मानव खेती करने के लिए जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट करके एकदम खेत बना देता है। ठीक है, आयतकार के जैसा। ठीक है, और दूसरा है वन्य जीवों का अवैध शिकार। जो वन में रहते थे, जो पेड़ पौधे हैं, उन सबको जो काट काट करके अलग कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। उत्तक संवर्धन की परिभाषा है। उत्तर संवर्धन की परिभाषा देना है। ठीक है, बताना है। तो देखो, पादप उत्तक संवर्धन एक तकनीक है। पादप उत्तक संवर्धन एक तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला में पौधे के किसी भोग से रोगाणु मुक्त बाह्य संवर्धन के माध्यम में कई पौधों को तैयार किया जाता है। पादप उत्तक की यदि बात किया जाए तो वह जो है संवर्धन का एक तकनीक है जिसमें प्रयोगशाला में पौधे के किसी भोग से रोगाणु मुक्त बाहरी संवर्धन, ठीक है, माध्यम में कई पौधों को तैयार किया जाता है। याद रखिए। नंबर 2 पॉइंट में कहा था कि संवर्धन माध्यम में वह सभी तत्व होते हैं जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो पौधों को बढ़ाते गए उनके लिए जो भी आवश्यक है वो सारे चीज इसमें मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 3 है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है, एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सभी लोग। कहता कुछ एंटीबायोटिक के नाम लिखिए जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। कुछ एंटीबायोटिक के नाम लिखिए जो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। देखो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है बाबू वो है सेप्ट्रोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन। दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा। तो देखो अस्ट्रप जो इसमें है बाबू, अस्ट्रोमाइसिन, ये विशियस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो विशियस नामक जीवाणु द्वारा प्राप्त होता है, विष से भरा हुआ जीवाणु होता है। समझ रहे हो ना। दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन, ये जो है बाबू सैक्रोपोलिम्पोरा एरिथ्रा जो होता है ना, उन नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट VVI, और ये क्वेश्चन देखिए 2011 में पूछा गया है।
दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। दो ग्रीन हाउस के नाम बताना है जिनसे बहुत ही वैश्विक तापन हो रहा है। ठीक है, कहता है दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार दो ग्रीन हाउस गैस है। पूरे पृथ्वी में जो है बाबू, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो दो ही है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और दूसरा है मीथेन CH4, या 4 होगा, याद रखिएगा, मीथेन CH4। ये गैस जो है बाबू उष्मा भूमि यानी गैस जमीन के वायुमंडल में गर्मी को ट्रैप करते हैं। जो वायुमंडल है ना, जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी को ट्रैप करते हैं। ठीक है, कौन? ये दोनों गैसें। और ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कराते हैं। जो ग्रीन हाउस है उनमें क्या कराते हैं? वृद्धि कराते हैं, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन होता है। इस प्रकार से जल में कुछ परिवर्तन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ये भी क्वेश्चन देखिए 2011 में ही पूछा गया प्रश्न है बाबू कि एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो कहता है एक क्षेत्र में उपस्थित, एक ही क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजाति के जीवों, जैसे हमारा क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में अलग अलग प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, समझ रहे हो ना। उनके बाह्य निर्जीव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया द्वारा बने हुए तंत्र को, और जो वो अलग यानी बाहरी जो निर्जीव पदार्थ है, जो पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं, उनसे वो जो क्रिया करते हैं और उनके द्वारा जो भी कुछ बनते हैं, उन चीजों को हम पारिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? एक क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रजाति के जीवों और उनके बाह्य निर्जीव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया द्वारा बने हुए तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को? ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 से मोस्ट VVI क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बाबू आपके बोर्ड एग्जाम में फिर छपने वाला है। ठीक है, वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है, कहता है किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या, कोई भी क्षेत्र हो, समझ रहे हो ना, उस क्षेत्र की निश्चित जनसंख्या, जैसे मान लो कि हमारा गांव पटना बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि 1000 लोग हैं, कन्फर्म है कि 1000 ही है, 1000 से ज्यादा नहीं है ना ही कम है, समझ रहे हो ना। तो जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के, उसकी वृद्धि को ज्ञात करने के लिए मृत्यु दर और जन्म दर के आनुपातिक आकलन निकालना पड़ता है। किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को प्राप्त करने के लिए मृत्यु दर, जितने आदमी मर गए हैं और जितने आदमी जन्म लिए हैं, उन दोनों का जो है आकलन करना पड़ता है, गिनना पड़ता है। इसी घटना को हम लोग वाइटल इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइटल इंडेक्स। अब देखो, वाइटल इंडेक्स का बाबू जो फॉर्मूला होता है वो होता है जन्म दर बटे मृत्यु दर। जन्म दर, ठीक है, जन्म दर और बटे में मृत्यु दर, मृत्यु दर और गुना में 100। समझ में आया सभी को? वाइटल इंडेक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जन्म दर बटे मृत्यु दर और गुना में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है? एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है? एगारोज का प्रयोग जैन इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। एगारोज का उपयोग किस में किया जाता है? जैन इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल आइसक्रीम को गाढ़ा करने में किया जाता है। जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, उसको गाढ़ा करने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बाबू, इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ठीक है। चौथा है एगारोज को लाल शैवाल, जिसको समुद्री खरपतवार कहते हैं ना, जेलेडियम ग्रेसियोलिया से प्राप्त होता है, याद रखिएगा।
आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताइए। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम बताना है। विभिन्न प्रकार के आरएनए, पहला क्या है एमआरएनए, दूसरा है आरएनए, टीआरएनए, याद रखिएगा। एमआरएनए जो है वो संदेश वाहक है, ठीक है। ये डीएनए से सूचना राइबोसोम तक ले जाता है। जो डीएनए होता है ना, डीएनए जानते हैं ना आप सभी लोग, जैसे कोई बड़े बड़े चोर डाकू होता है तो उसका पता हम कैसे लगाते हैं, डीएनए से लगाते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो डीएनए से सूचना राइबोसोम तक ले जाता है। दूसरा राइबोसोमल, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। आरएनए जो है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। और टीआरएनए जो है स्थानांतरण है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाता है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बाबू, एमटीपी क्या है? एमटीपी क्या है? इसके सुरक्षित एवं घातक काल, जिसको समय बोलते हैं, उसका उल्लेख करना है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, याद रखिए। तो कहता कि गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले, जब कोई औरत गर्भावस्था में होता है तो उससे पहले ही चिकित्सीय रूप से गर्भावस्था का समापन करना। जब कोई स्त्री गर्भावस्था होते हैं तो उनसे पहले उस महिलाओं को डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाता है। जो दिखाता है उसे ही हम लोग एमटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमटीपी कहते हैं। इससे दवा अथवा शल्य क्रिया के माध्यम से किया जाता है, समझ रहे हो ना। आगे देखो क्या कहता है, एमटीपी का सुरक्षित काल 12 सप्ताह यानी 3 माह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद 6 माह तक समय वो सुरक्षित काल माना जाता है। एमटीपी का मतलब होता है जैसे कोई औरत अपने पेट में बच्चे को पाल रहा है, उसको नहीं पालना चाहता है, समझ रहे हो ना, उसे खत्म करना चाहता है, उसे ही कहता है बाबू एमटीपी, याद रखिएगा। तो एमटीपी का सुरक्षित काल जो होता है वो 12 सप्ताह होता है, मतलब 3 महीना लगभग। इसके बाद यदि 6 माह तक ये समय जो है और सुरक्षित काल माना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, मोस्ट भी आई, ठीक है, ये 2015 में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रखनली शिशु किसे कहते हैं? प्रखनली शिशु किसे कहते हैं? देखिए ध्यान समझिए। प्रखनली शिशु में शुक्राणु व अंडे का निषेचन प्रयोगशाला परिस्थितियों में कराया जाता है। प्रखनली जो शिशु होते हैं उसमें शुक्राणु व अंडे का दोनों का निषेचन होता है। कहाँ? प्रयोगशाला में कराया जाता है। तथा भ्रूण को, जो बच्चे का विकास होता है ना, 16 अथवा 32 अवस्था में गर्भ अथवा अंडवाहिनी की प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। दूसरा है कि यह एक महायक जनन तकनीक है। प्रखनली के बारे में अच्छे तरह से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा बाबू, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न छपे थे, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतः प्रजनन क्या है? ये 2015 में पूछी गई। कहता एक ही प्रजाति की जीव, एक ही प्रजाति के जीव जिनके पूर्वज एक ही हो, जैसे हमारा दादा, परदादा, उसके भी दादा, ये सब तो एक ही प्रजाति के है ना, एक ही है ना। पूर्वज भी हम लोगों का क्या एक ही है। उनके उनके मध्य 5 से 6 पीढ़ी तक, 5 से 6 पीढ़ी तक जनन करवाना अंतः जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः जनन कहलाता है। 5 से 6 पीढ़ी तक जनन करवाना। इस प्रक्रिया में प्रजाति के गुण कई पीढ़ी तक बने रहते। कौन सी प्रक्रिया में बाबू? अंतः प्रजनन में। इस प्रक्रिया से प्रजाति के गुण कई पीढ़ी तक बने रहते हैं, ठीक है। आगे है, इस प्रक्रिया में अवांछित गुणों को बाहर कर दिया जाता है। जो भी अवांछित गुण होते हैं उनको बाहर किया जाता है। और इस प्रक्रिया का दोष जनन अवसाधन है, ठीक है। जनन करना तो जरूरी है, तभी तो
पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा आगे बढ़ते रहेगा, ऐसा चीज बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 12 देखते हैं बाबू। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओजोन छिद्र से आपका क्या अभिप्राय है? ओजोन छिद्र से आपका क्या अभिप्राय है? ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है? दोनों एक ही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। कहता यह समताप मंडल में ओजोन परत की कमी को संदर्भित करता है। यह जो है समताप मंडल में ओजोन परत की कमी को संदर्भित करता है। इससे तापमान में वृद्धि होती है, इससे तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर बिना किसी बाधा और फिल्टर के पहुंचता है। जो सौर प्लेट है ना बाबू, तो वो जो है हमारी पृथ्वी की सतह पर बिना किसी बाधा और फिल्टर के पहुंच जाता है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है। ओजोन छिद्र की कमी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर द्वारा छोड़े गए रसायन के कारण होती है। ओजोन छिद्र की कमी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के द्वारा छोड़े गए रसायन के कारण होती है, जिसे CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ये 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है? देखिए, शुक्राणु के मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणु को गति कराने, जो शुक्राणु होते हैं ना, वृषण में ही शुक्राणु उत्पन्न होते हैं ना, उनको गति कराने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आया? शुक्राणु के मध्य में कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणु को गति कराने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कहता वायु परागत पुष्पों का अनुकूलन बताइए। वायु परागित पुष्पों का अनुकूलन बताइए। ठीक है, तो कहता है वायु द्वारा परागित होने के लिए पुष्पों में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। वायु द्वारा परागित होने के लिए पुष्पों में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। पहला क्या? पुष्प छोटे और गुच्छे में होते हैं। जो वायु द्वारा, जो हवा द्वारा पुष्प ने परागण करता है ना, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। पुष्प छोटे और गुच्छे में होते हैं। दूसरा पॉइंट यह बताया गया है कि परागकण छोटे, हल्के और अधिक संख्या में निर्मित। ठीक है, तीसरा है स्त्री केसर, यहाँ पर हो जाएगा स्त्री केसर। स्त्री केसर और पुंकेसर लंबे और बाहर की ओर निकले हुए। ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर लंबे और बाहर की ओर निकले हुए रहते, याद रखिएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ठीक है, एक बार ले लेंगे सभी लोग स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस यहीं तक क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को PDF लेना हो तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, 9798519639। ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो है PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।